Hello everyone. Today in this video we will see what is use layout effect hook in React, why was use layout effect hook was introduced, and use effect versus use layout effect. We will see the comparison between them and when to use which, and when should you use layout effect hook, and how browsers show content on the screen. So before understanding use layout effect hook, we need to understand different steps of rendering content on browser screen. So how browser renders the content on the screen. So सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है HTML parsing. तो इसमें क्या करता है ब्राउजर रीड्स HTML line by line, converts tags into nodes, and build a tree structure known as DOM, which is document object model. सो बेसिकली हम जब एच टी एम एल कंटेंट हमारा लोड होता है ब्राउजर में, तो ब्राउजर क्या करता है सबसे पहले उस एच कंटेंट को लाइन बाय लाइन पास करता है एंड उसके थ्रू एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करता है जिसके अंदर नोड्स रहते हैं। हर टैग का लाइक एक न्यू टैग का उसका एक करस्पॉन्डिंग नोड होगा, तो ये डॉम स्ट्रक्चर को सबसे पहले ब्राउजर क्रिएट करता है। देन CSS parsing will happen. So browser parses all CSS, resolves all the styles, inheritance, and specificity, builds a CSS object model tree. CSS object model knows what style apply to which element. तो HTML पार्सिंग के बाद ब्राउजर क्या करता है CSS पार्सिंग करता है जिसके अंदर वो सारे CSS की स्टाइल्स को रिजॉल्व करता है, जो भी इनहेरिटेंस परफॉर्म करना हो या स्पेसिफिसिटी को अप्लाई करना हो, लाइक कौन सा CSS का स्टाइल ज्यादा प्रेसिडेंस का है ओवर दी अदर, वो सब सारा कैलकुलेट करता है एंड उसके बाद CSS ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करता है जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स रहती है कि कौन सी स्टाइल्स कौन से नोड पर अप्लाई होने वाली है। तो ये CSS पार्सिंग स्टेप के अंदर ये सारी चीजें होती है। तो CSS is render blocking because layout depends on it. CSS का जो होता है कैलकुलेशन सारा, उसके अंदर हमारा स्क्रीन का जो हमारा टैग्स का जो रेंडरिंग होता है वो ब्लॉक हो जाता है लेआउट का जो पूरा कैलकुलेशन है, क्योंकि इसके बेस पे ही हमारा लेआउट कैलकुलेट होता है। नाउ थर्ड स्टेप है रेंडर ट्री क्रिएशन. सो ब्राउजर कंबाइंस DOM and CSS object model together and removes the non-visual nodes like elements with the CSS as display none, फिर head tag, body tag, ये सारा टैग्स UI पे हमको विजिबल नहीं होता है। ये एक सिमेंटिक है, लाइक हमारे पास HTML होता है डॉक्यूमेंट, उसके अंदर हेड होता है, फिर उसके अंदर उसके बाद एक बॉडी होता है, तो ये सारे टैग्स हमको UI में विजिबल नहीं होते। बेसिकली खाली ये हमको एक डिफरेंशिएट के लिए कि ये हेड सेक्शन है और ये बॉडी सेक्शन है और ये हमारा टोटल एक डॉक्यूमेंट है। तो उन सारे नॉन विजुअल एलिमेंट्स को इस स्टेप के अंदर रिमूव कर दिया जाता है। सो जो डॉम और CSS फॉर्म जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में क्रिएट हुआ था, उन दोनों को कंबाइन करके ये स्टेप के अंदर हम एक रेंडर ट्री क्रिएट करते हैं। बेसिकली कि फाइनल ट्री कैलकुलेशन जो हुआ है हमारा नॉन विजुअल एलिमेंट्स को निकालने के बाद, वो ये स्टेप के अंदर हम कैलकुलेट करके क्रिएट करते हैं बेसिकली। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है वो लेआउट स्टेप होता है जिसको हम रीफ्लो भी बोलते हैं। सो ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर कैलकुलेट्स साइज एंड पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑन दी ब्राउजर स्क्रीन। तो ब्राउजर बेसिकली क्या करता है, कंप्यूट्स करता है विथ हाइट, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइजेस एंड पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। सो बेसिकली ये लेआउट रिफ्लो स्टेप के अंदर ब्राउजर हर एलिमेंट की साइज, विथ, हाइट, मार्जिन वो सब कैलकुलेट करता है। एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक हमारे पास पैराग्राफ टैग है, तो हम क्या बोलते हैं कि दिस पैराग्राफ टैग इज 200 पिक्सल वाइड, स्टार्ट एट 10 पिक्सल फ्रॉम द टॉप एंड 50 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट। तो हमारा ब्राउजर का जो स्क्रीन होगा बेसिकली, तो उसके अंदर एक ये पैराग्राफ टैग क्रिएट होगा जो कि 10 पिक्सल टॉप से है एंड 50 पिक्सल लेफ्ट से है। तो इधर से 50 पिक्सल, ऊपर से 10 पिक्सल है और ये 200 पिक्सल वाइड है, ये 50 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये लेआउट के अंदर ये कैलकुलेट होता है सारी हाइट, मार्जिन एंड वो सब सारे। तो ये स्टेप को हम रीफ्लो बोलते हैं। नाउ फिफ्थ
स्टेप होता है हमारा पेंट का स्टेप। तो इसके अंदर ब्राउजर फिल्स पिक्सल्स लाइक applying text colors, backgrounds, shadows, and images. So no positioning here, only drawing. तो ये स्टेप के अंदर क्या होता है, ब्राउजर उन एलिमेंट्स जो हमने क्रिएट किया और उसको पोजीशन किया है, अभी फोर्थ स्टेप तक हमने उसको पोजीशन भी कर दिया यूआई के अंदर, तो उन सारे एलिमेंट्स को कलर्स बैकग्राउंड एंड उसकी शेडोज ये सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करता है पेंट प्रोसेस के अंदर। सो नो पोजिशनिंग हियर, ओनली ड्रॉइंग विल हैपन। सो पेंट दिस बॉक्स इन ब्लू एंड ड्रॉ अ टेक्स्ट इन व्हाइट। सो बेसिकली एग्जांपल के अंदर हम बोल सकते हैं कि जो पैराग्राफ टेक्स्ट था, तो उसको ये हमने बैकग्राउंड को ब्लू कलर का कर दिया है और उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हमने व्हाइट कलर का कर दिया। तो ये जो पिक्सल का पेंटिंग होता है, हर पिक्सल का कलर डिसाइड होता है, ये पेंट स्टेप के अंदर होता है जो हम। तो ये फिफ्थ स्टेप था हमारा। फिर एक लास्ट स्टेप है, वो है कंपोजिटिंग। तो इस स्टेप के अंदर, इन दिस स्टेप ऑल द लेयर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ फाइनल स्क्रीन इमेज। This step is handled by GPU, graphical processing unit, not from the CPU, because here we perform animations like fading, moving the elements, etc. सो ये स्टेप के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, सारे लेयर्स जो हमने क्रिएट किए हैं, बेसिकली पहले डॉम क्रिएट किए थे हमने, फिर उसको कंबाइन किया हमने किसके साथ, सी एस एस ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ। फिर उसको क्या किया हमने, रिफ्लो किया। रिफ्लो के अंदर हमने पोजीशनिंग किया। देन उसके बाद हमने उसको रीपेंट किया पेंटिंग स्टेप के अंदर। तो इन सारे लेयर्स को कंबाइन करके हम क्या करेंगे, एक फाइनल स्क्रीन इमेज क्रिएट करेंगे। सो दिस स्टेप इज हैंडल्ड बाय जीपीयू, बिकॉज because here we perform animations like fading, moving the elements, etc. So repainting everything on every change is slow process, because अगर कोई भी चेंज होता है, लाइक एनिमेशन के अंदर हमारे पास एक समझो एक हमारे पास समझो एक कंटेनर है जो कि एक डिव एलिमेंट है हमारा। तो ये डिव एलिमेंट का प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता एनिमेशन में, खाली उसका ट्रांसलेट होता है, लाइक एक जगह से वो दूसरी जगह पर स्क्रीन में हमको विजिबल होता है। तो ये एनिमेशन के अंदर सारी प्रॉपर्टीज चेंज, रीपेंट ही नहीं हो रहा है, ये स्टेप है ना, रीपेंट नहीं हो रहा है, खाली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो रीपेंटिंग एवरीथिंग ऑन एवरी चेंज इज स्लो। सो ब्राउजर creates a separate layer for some elements with properties like transform, animation, opacity, position with fixed property, position with sticky property, 3D transformation, videos and canvases. सो इस स्टेप के अंदर है ना, हम कोई भी रीपेंटिंग का वर्क नहीं करते, हम जस्ट एनिमेशन जो रहता है, जो लाइक वो किसी एलिमेंट का ओपेसिटी कम होगा बाय द टाइम, और या कोई एनिमेट होगा एलिमेंट, लाइक एक पोजीशन से ट्रांसफॉर्म होकर दूसरी पोजीशन पे जाएगा एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। तो वो सारे ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म वो सारी प्रॉपर्टीज होती है, लाइक एलिमेंट को फिक्स पोजीशन देना। लाइक हमारी एक स्क्रीन है, उसके अंदर हमने एक एलिमेंट को फिक्स पोजीशन दे दी है जो कि राइट में 0 0 पिक्सल है, फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द टॉप। तो अगर जब भी स्क्रीन स्क्रॉल होएगा, तो ये पोजीशन हमेशा उस एलिमेंट की फिक्स रहेगी। वैसे स्टिकी पोजीशन भी होती है, फिर 3D ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं एलिमेंट के। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम कंपोजिशन के अंदर, कंपोजिटिंग स्टेप के अंदर जीपीयू के थ्रू हैंडल करते हैं। तो बेसिकली रीपेंटिंग एवरीथिंग ऑन एवरी चेंज इज स्लो, क्योंकि अगर कुछ चेंज हुआ है एलिमेंट, इसकी प्रॉपर्टी ट्रांसलेट हो गई, ये एलिमेंट अभी इधर दिखने लगा है, तो पूरी स्क्रीन को रिपेंट नहीं करना है हमको बार बार, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। सो ब्राउजर क्रिएट्स सेपरेट लेयर फॉर सम एलिमेंट्स विद प्रॉपर्टीज लाइक ट्रांसफॉर्म, एनिमेशन, ओपेसिटी, एक्सेट्रा। तो ये जो एलिमेंट है उसके लिए एक नया लेयर क्रिएट होएगा, जिसके अंदर वही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज खाली चेंज होएगी, लाइक पेंट उसकी एलिमेंट की रीपेंटिंग की प्रॉपर्टी चेंज होगी। बाकी सारा जो ब्राउजर का स्क्रीन है वो सेम टू सेम ही रहेगा हमेशा, बिकॉज रीपेंटिंग बहुत स्लो होता है। रीपेंटिंग अगर बार बार पूरी स्क्रीन को करेंगे तो वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। सो स्टेप्स क्या क्या हमने अभी तक देखे, ब्राउजर कलेक्ट्स ऑल द पेंटेड लेयर, जो ये हमने देखे, उन सारे लेयर्स को ब्राउजर कलेक्ट करता है। डिसाइड्स स्टैकिंग ऑर्डर, लाइक कौन सी जेड इंडेक्स पे कौन से एलिमेंट को किसके ऊपर शो करना है, वो जेड इंडेक्स के थ्रू या डॉम ऑर्डर के थ्रू हम डिसाइड करते हैं। एंड अप्लाइज ट्रांसफॉर्मेशंस लाइक ट्रांसलेट, स्केलिंग द एलिमेंट एंड रोटेशन। लाइक मैंने बोला ना, एक जगह से वो दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होगी, इधर अभी दिखने लगेगा।
तो वो सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करता है एंड देन अप्लाइज ओपेसिटी एंड क्लिपिंग, लाइक कोई एलिमेंट को कितना ओपेसिटी पे दिखाना है, और समझो ये स्क्वायर है तो हमने उसके बॉर्डर को क्लिक कर दिया है तो वो एक सर्कुलर फॉर्मेट में दिख गया। ये सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। फिर सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू द जीपीयू एंड जीपीयू मर्जेस ऑल द लेयर्स इनटू अ फाइनल फ्रेम। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो जीपीयू को सेंड करता है और जीपीयू फाइनल इमेज को स्क्रीन के ऊपर रेंडर करवाता है। तो कंपोजिटिंग स्टेप के अंदर ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। So in compositing step, no repainting happens here. Only moving the elements, fading the elements, and combining already painted layer will happen in the compositing step. So moving करना उसको element को fade करना through opacity, तो इन सारे स्टेप को कंबाइन करके स्क्रीन पर पेंट करने का काम कंपोजिटिंग स्टेप के अंदर करते हैं। Now we will see how React fits into this. तो React इसके अंदर कैसे वर्क करता है। तो हमने सबसे पहले जो देखा उसके अंदर हमने देखी कि सबसे पहले डॉम क्रिएशन होता है, फिर CSS ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएशन होता है, फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम एक प्री रेंडर करवाते हैं रेंडर ट्री स्टेप के अंदर। फिर उसके बाद हम उसकी पोजिशनिंग कैलकुलेट करते हैं रिफ्लो स्टेप के अंदर। देन उसके बाद हम उसको पिक्सल्स को पेंट करते हैं रीपेंट स्टेप के अंदर। एंड देन फाइनली we एनिमेट दी कंपोजिट स्टेप जो रहता है हमारे उसके अंदर हम सारे को एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली ये कंपोजिट स्टेप। तो नाउ सबसे पहले अभी रिएक्ट के अंदर क्या होता है, रिएक्ट रेंडर्स अ कंपोनेंट। तो रिएक्ट के अंदर सबसे पहले कंपोनेंट रेंडरिंग का स्टेप होता है। तो कंपोनेंट जैसे ही रेंडर हो जाता है तो हम एक क्या करते हैं, वर्चुअल डॉम क्रिएट करते हैं उन एलिमेंट्स से। फिर उसके बाद हम उस वर्चुअल डॉम के बेसिस पर एक्चुअल डॉम हमारा कैलकुलेट होता है। एक्चुअल डॉम के अंदर जो भी चेंजेस है उसको हम अपडेट्स करते हैं। जब भी रिएक्ट के अंदर कोई भी चीज अपडेट होती है तो हम पहले वर्चुअल डॉम अपडेट करते हैं और फिर वर्चुअल डॉम से एक्चुअल डॉम के अंदर अपडेट प्रोवाइड करते हैं। देन ये एक्चुअल डॉम के अंदर हमने अपडेट कर दिए, फिर सारा कंट्रोल ब्राउजर के पास चला जाता है। देन ब्राउजर टेक्स ओवर आफ्टर अपडेटिंग द रियल डॉम। फिर उसके बाद क्या होता है, लेआउट गेट्स कैलकुलेटेड इन द रिफ्लो स्टेप। तो हम इधर तक तो आ गए, डॉम CSS फॉर्म रेंडर ट्री हमारे पास क्रिएट हो गया अपडेट से रियल डॉम तक। फिर उसके बाद रिफ्लो स्टेप होता है हमारा, एंड उसके बाद रीपेंट होता है, पेंटिंग इज डन इन रीपेंट स्टेप, एंड देन कंपोजिट स्टेप होता है। तो बेसिकली हम देखेंगे तो ये दोनों दोनों स्टेप सेम है। लाइक डॉम क्रिएशन के बाद हम उसकी लेआउट कैलकुलेशन करते हैं, फिर रिफ्लो स्टेप के अंदर फिर पेंट करते हैं, फिर कंपोजिट करते हैं, उसको एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ अगर हम यूज लेआउट इफेक्ट हुक का इस्तेमाल यूज करते हैं हमारे रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर, तो ये कब होता है, जब डॉम अपडेट हमारा हुआ तो उसके बाद हम लेआउट कैलकुलेशन करते हैं, लेआउट कैलकुलेटेड इन रिफ्लो स्टेप। तो उधर हम यूज लेआउट इफेक्ट का हुक का यूज करते हैं। ये लेआउट स्टेप है, इधर हम यूज लेआउट इफेक्ट कॉल होता है। तो ये कब हो रहा है, बिफोर पेंट स्टेप, पेंट का जो स्टेप है उसके पहले हो रहा है। तो ये यूज लेआउट हुक है ना, यूज लेआउट इफेक्ट हुक, ये पेंट को ब्लॉक कर देता है। क्यों, क्योंकि पहले हम स्क्रीन के लेआउट को कैलकुलेट करेंगे, विड्थ साइज हाइट वो सब, उसके बाद ही हम स्क्रीन के ऊपर उसको पेंट करेंगे। बिकॉज अगर स्क्रीन के ऊपर हमने पहले से ही पेंट कर दिया तो ये हमको फ्लिकरिंग इशू दिखेगा यूआई के ऊपर। तो इसके लिए हम पहले कैलकुलेशन सारे कर देंगे, फिर उसके बाद स्क्रीन के ऊपर पेंट करेंगे। और यूज इफेक्ट कब होता है कॉल, यूज इफेक्ट बेसिकली एपीआई कॉल एंड साइड इफेक्ट परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो वो पेंट हो जाता है हमारे स्क्रीन, हमको यूआई पे चेंजेस दिखने लगते हैं, लाइक लोडर दिख रहा है हमको या कोई भी चीज, तो वो सब दिखने लगता है। उसके बाद हमारा यूज इफेक्ट का कॉल होता है आफ्टर द पेंट स्टेप। सो यूज लेआउट इफेक्ट मेजर्स द लेआउट एंड use effect is used for side effects and API calls. Now we will see what is use layout effect hook. So it is a React hook that runs synchronously after DOM update but before the browser paints the screen. So use layout effect basically synchronously run होता है, ये rendering को block कर देता है, एंड आफ्टर द डॉम अपडेट के स्टेप के बाद ये रन होता है यूज लेआउट इफेक्ट बट बिफोर द ब्राउजर पेंट्स द स्क्रीन। सो उसका सिंटैक्स क्या है, बेसिकली यूज लेआउट इफेक्ट यूज इफेक्ट का ही सिमिलर सिंटैक्स है जहाँ हम डिपेंडेंसीज पास करते हैं एंड इधर हम डॉम मेजरमेंट एंड म्यूटेशंस को परफॉर्म करते हैं यूज लेआउट इफेक्ट के अंदर। So browser waits for use layout effect to
finish before painting the UI. So ये synchronously रन होता है, इसलिए ब्राउजर को वेट करना पड़ता है टू कंप्लीट द यूज लेआउट इफेक्ट को, एंड उसके बाद ही पेंटिंग का स्टेप हम परफॉर्म करते हैं ब्राउजर के अंदर. So browser waits for use layout effect to finish before painting the UI. Now, why use layout effect was introduced? Because use effect hook runs after paint and causes layout shift and flickering. So, use layout effect hook helps to adjust the layout before user sees anything. तो यूज इफेक्ट बेसिकली पेंट स्टेप हो जाता है, उसके बाद रन होता है. तो हम अगर कोई भी म्यूटेशन अगर परफॉर्म किए यूआई के अंदर, लाइक स्क्रॉलिंग इफेक्ट या कुछ भी, तो ब्राउजर के अंदर उसको जंप या फ्लिकरिंग का इफेक्ट दिखता है यूजर को. बट यूज लेआउट इफेक्ट पेंट के पहले रन होता है, तो हम वो अवॉइड कर सकते हैं. बेसिकली हम यूजर को स्क्रॉल करवा के उस पोजीशन पे लेके जा सकते हैं, तो ये फ्लिकरिंग इफेक्ट हमको यूजर को विजिबल नहीं होता है, इसलिए हम यूज लेआउट इफेक्ट का यूज करते हैं. सो यूज इफेक्ट असिंक्रोनस होता है, जो कि पेंट स्टेप के बाद रन होता है, एंड यूज लेआउट इफेक्ट सिंक्रोनस होता है, ब्लॉकिंग होता है वो, और ये पेंट स्टेप के पहले रन होता है. तो ये नॉन ब्लॉकिंग है और ये ब्लॉकिंग है. So it is more preferred, use effect is more preferred because of async behavior, but causes flickering and layout shift. हमको जब भी यूज इफेक्ट को ही हमको प्रिफर करना चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, साइड इफेक्ट, बट इसके फ्लिकरिंग की वजह से हम यूज लेआउट इफेक्ट हुक का यूज करते हैं. सो वी शुड ओनली यूज इट व्हेन नीडेड बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग बिहेवियर. यूज लेआउट इफेक्ट हुक का यूज हमको तभी करना चाहिए जब हमको फ्लिकरिंग को या लेआउट शिफ्ट को अवॉइड करना हो, बिकॉज ये ब्लॉकिंग नेचर की वजह से ब्राउजर पेंट के स्टेप को ब्लॉक कर देता है, तो हमारा यूआई का जो रेंडरिंग होता है वो स्लो हो जाता है. तो जब भी आप अवॉइड कर पाए यूज लेआउट इफेक्ट का यूज करना, तो आपको अवॉइड करना चाहिए, हमेशा यूज इफेक्ट को ही प्रीफर करना चाहिए. बट अगर फ्लिकरिंग अवॉइड करना है तो आप यूज लेआउट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं. इधर हमारे पास एग्जांपल है यूज लेआउट इफेक्ट का, जिसके अंदर हमने विंडो डॉट स्क्रॉल टू हमने टॉप पोजीशन पे स्क्रॉल करवा दिया है विंडो यूजर को, तो मतलब स्क्रॉल करके उसको टॉप पोजीशन पे लेके आ जाओ, तो वही कोड इधर लिखा हुआ है. तो इफ वी डू दिस इन यूज इफेक्ट हुक, देन यूजर में सी अ जंप. अगर समझो यूजर की पोजीशन मिडवे है, तो अगर हमने यूज इफेक्ट का यूज किया है, तो डायरेक्टली यूजर को एक फ्लिकरिंग दिखेगा या जंप दिखेगा डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर. तो उसको अवॉइड करना हो तो हियर इट इज नॉट विजिबल बिकॉज इट रन्स बिफोर द पेंट स्टेप. तो यूज लेआउट इफेक्ट हुक का यूज करने की वजह से हमको स्क्रीन पर फ्लिकरिंग नहीं दिखता है, बिकॉज हियर इट इज नॉट विजिबल बिकॉज इट रन्स बिफोर द पेंट स्टेप के पहले रन होता है ये, इस वजह से हमको फ्लिकरिंग नहीं दिखता है. So this is all about the use layout effect and when to use it.